नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी साइंस के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी साइंस का जो केमिस्ट्री का सेक्शन है उसको पढ़ना प्रारंभ किया है। इसके बाद हम लोग बायोलॉजी और फिजिक्स को भी अच्छे से समझेंगे। केमिस्ट्री के जो टॉपिक मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ या जो समझा रहा हूँ, उसमें जैसे कि आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, एसएससी, या आप कह लीजिए कि जो सीसैट पेपर होता है यूपीएससी का, सब में ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां से बनने वाले क्वेश्चन को हम एनसीईआरटी, जो कि वेरीफाइड बुक है, सबसे वेरीफाइड जेन्युइन बुक है, उसको हम लोग देख रहे थे और उससे बनने वाले टॉपिक को चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने पिछला जो चैप्टर था उसको समझा, उसको देखा। आज का जो चैप्टर है वो हमारा है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्बन के बारे में और उसके जो इंपॉर्टेंट यौगिक हैं, जो किताब में हमारा दिया गया है, उसके विषय में हम लोग समझेंगे। ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके यौगिक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब ये जो टॉपिक हमारा है कार्बन एवं इसके यौगिक, इसको समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि कार्बन है क्या और क्यों इसको पढ़ना पड़ रहा है। देखिए, यूनिवर्स में या दुनिया में, घर पे, द्वार पे, हर जगह बगैर कार्बन के आपका काम चलेगा ही नहीं। शर्ट कार्बन का, हमारी बॉडी कार्बन उसमें पूरा भरा पड़ा है, इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, हर जगह कार्बन है। आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि दैनिक लाइफ में लगभग 99% जितनी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करते हो, जो आप खाते हो, जो आप पीते हो, जो आप देखते हो, जो सुनते हो, हर जगह कार्बन है। इवन यहां तक हवा में भी कार्बन है। ठीक है, तो हर जगह कार्बन की इन्वॉल्वेशन है, हर जगह कार्बन है, इसलिए हमें कार्बन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब देखिए, कार्बन को हम अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक चीजें उसको हम समझेंगे। अब समझते हैं कि कार्बन की जो उपस्थिति है वो नेचर में या हमें कहां पे देखने को मिलती है। देखिए, अगर मोटा मोटा बात कहा जाए तो भूपर्पटी, भूपर्पटी मतलब होता है जमीन पर। जमीन पर बात करें तो हमारा कार्बन 0.02% है। वायुमंडल यानी कि हवा में बात करें, हवा में बात करें तो हमारा कार्बन 0.03% है। ठीक है, यानी कि जैसे जो जमीन का हिस्सा है, जो मिट्टी है, मिट्टी उसमें 0.02% कार्बन पाया जाता है। वही अगर वायुमंडल की बात करें तो 0.03% कार्बन की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। सोचिए, इतनी कम मात्रा में कार्बन है, फिर भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए, कार्बन की बात करें, कार्बन की बात करें, देखिए पहली चीज ये है कि इसको पीरियोडिक टेबल में या इसको इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है। कितना होता है? 6। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 आता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ये हम अगले चैप्टर में समझेंगे। अभी यहां आप ये समझिएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 और 4। ठीक है, देखिए परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब ये है तत्वों को जो सजाया गया है उसमें ये किस नंबर पे आता है? 6ठे नंबर पे आता है। परमाणु क्रमांक 6 होने का मतलब होता है कि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या है ये मैंने आपको बता दिया है पिछले चैप्टर में। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 6। 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 और 4 है। हमेशा हर एक तत्व चाहता है कि मेरे बाहरी कोश में या जो भी उसका बाह्यतम कोश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 8 हो। यहां कितना है? 4। तो 8 बनाने के लिए अब क्या होगा? यहां पे देखिए,
भाई कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 2 4। संयोजकता मतलब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वही होता है संयोजकता। जैसे मान लीजिए अगर ये कार्बन है, इसका हो गया ये नाभिक। नाभिक के बाहर पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। दूसरी कक्षा में कितने होते हैं? 8। लेकिन यहां पे कितना है? यहां पे 4 ही है, तो हमें 4 की जरूरत है। अगर 4 मिलेगा तब तो जाके हमारा 8 पूरा होगा, 4 नहीं मिलेगा तो नहीं पूरा होगा। तो इस प्रकार हम देख पाते हैं कि कार्बन को 4 चाहिए। अब इसके पास 2 ही रास्ते हैं, ठीक है। देखिए कार्बन के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है, पहला रास्ता तो ये है कि कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं से पा ले या कहीं से ले ले। दूसरा रास्ता ये है कि अपना 4 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे। अगर ये 2 काम कर लेगा तो आराम से ये स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल मतलब अस्थाई हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में से इसके लिए दोनों काम कठिन है। कैसे? देखिए अब अगर मान लीजिए इसने क्या किया, अपना 4 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया। अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो एक बात बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। कितने प्रोटॉन थे? 6। अब कितने बचे? 6 प्रोटॉन बचे हैं। अगर 4 दे दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब ये घबरा जाएगा, ये ज्यादा हो गए, और जब ये प्लस वाला ज्यादा हो जाएगा तो इसको और खींचेगा अपनी तरफ और खींचेगा तो डिस्टरबेंस हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो हम तो चाहते थे कि 8 पूरा हो जाए, ये आराम से रहे, ये तो और गड़बड़ हो गया। अब क्या करते हैं, दूसरा रास्ता हम अपनाते हैं। मान लीजिए इसको 4 मिल गया, ठीक है, 4 इसको मिल गया। अब देखिए दूसरे केस में क्या होगा, अब प्रोटॉन तो 6 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 इसको मिल गया, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और 6 प्रोटॉन हो गया। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो हमेशा फैयाते रहेंगे, हमको कैसे कोई मिले हम रिएक्ट कर जाए, कैसे कोई मिले रिएक्ट कर जाए, अर्थात कार्बन की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये भी गड़बड़ हो गया काम। ना तो बेचारा ले सकता है ना बेचारा दे सकता है। क्यों? क्योंकि लेगा तो भी टेंशन, नहीं लेगा तो भी टेंशन, ठीक है। तो इसको सुलझाने के लिए अब करे क्या? इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या करे भाई? अब कार्बन को 8 तो चाहिए, लेकिन इस समस्या को सुलझाना भी तो है। ना तो पूरा वो 4 दे पा रहा है ना पूरा 4 ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इन दोनों में बहुत ज्यादा गैपिंग हो जा रही है, ठीक है, 4 की गैपिंग हो जा रही है। तो अगर अब समझिए, अगर प्लस वाला बहुत ज्यादा हो गया तो दिक्कत कर देगा, माइनस वाला ज्यादा हो गया तो दिक्कत कर देगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारा जो कार्बन है वो क्या करता है, अब बात को समझिएगा। देखिए कार्बन है जो वो क्या करता समझिए। देखिए ये कार्बन है, इसके पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है, किसी भी एटम से देखिएगा समझिएगा। अब देखिए 1 2 ये कहता है कि भाई मेरा तुम 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। इसने एक इसका ले लिया, इसने भी इसका एक ले लिया, इसने भी ले लिया और इसने भी ले लिया। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। देखिए इसका 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। कार्बन कहता है तुम तो ले लिए, हमें भी दो। ये लोग कहते हैं भाई तुम भी ले लो, तो कार्बन भी ले लेता है। अब देखिए कार्बन ले लिया, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक और इसका एक। अब जरा आप ध्यान से देखिए, 2 4 6 8 हो गया ना, 2 4 6 8। देखिए कार्बन ने ना तो दिया ना तो लिया, फिर भी उसका काम हो गया, है ना। पूरी तरह से ना तो दिया है ना तो पूरी तरह से लिया है, फिर भी इसका काम हो गया। अर्थात अब हम देखें तो यहाँ पे कार्बन की जो संयोजकता है या कार्बन का जो अष्टक है वो पूरा हो चुका है। कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये कौन सा बंध है भाई? देखिए अब ये बंध हो गया, इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड,
कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स होता है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक है, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा कि सहसंयोजक बंध में मतलब ये होता है, अब मान लीजिए किसी के पास मोबाइल है, ठीक है, कितना है मोबाइल, और किसी के पास सिम कार्ड है, और दोनों लोग को बात करनी है, दोनों लोग को कैसे करेंगे भाई? ना तो ये बगैर मोबाइल से बात कर सकता है और ना ये बगैर सिम के, तो क्या होगा, दोनों लोग मिला लेंगे हाथ, कहेंगे आओ भाई मिल जाते हैं, तुम अपना मोबाइल दे दो, हम अपना सिम कार्ड दे दें, और ये हमारा कंप्लीट मोबाइल बन जाएगा, तुम भी बात कर लो हम भी बात कर लें, दोनों का काम हो गया। मतलब मेरे सिम का यूज तुम कर लो, तुम्हारे मोबाइल का यूज हम कर लें, और दोनों का काम हो जाए। तो यही काम करता है कार्बन। ये अन्य तत्वों से कहता है तुम अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, हमारा तुम ले लो, तुम्हारा भी काम हो जाए हमारा भी काम हो जाए। इसी को कहते हैं क्या, सहसंयोजक बंध या म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब होता है आपस में शेयर कर लिया, शेयर मतलब पूरी तरह से लिया नहीं, कुछ तुम ले लो कुछ हम ले लें, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, या क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, या इसी को कहते हैं सहसंयोजक बंध। तो आप ये ध्यान रखे रहिएगा, कार्बन अन्य तत्वों से कैसे जुड़ता है, सहसंयोजक बंध द्वारा, सहसंयोजक बंध द्वारा। देखिए अभी मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए कार्बन है, H है, जरूरी नहीं है H ही हो, कोई भी हो सकता है, ये तो हम आपको समझाने के लिए बस समझा दे रहे हैं। देखिए बता दे रहे हैं, मतलब अगर यहां पे केवल एक एक बंद है, इसको बोलते हैं एकल बंद, ठीक है, या सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। देखिए अब कार्बन के चारों तरफ देखिए सिंगल सिंगल सिंगल, सिंगल मतलब एक 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 बंद है, तो इसको बोलते हैं संतृप्त कार्बन, संतृप्त कार्बन। लेकिन मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच कैसे होकर के दो बॉन्ड हो गया, कितना हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। कार्बन कार्बन के बीच कैसे भी करके दो ठो, देखिए दो बॉन्ड, तो इसको तो पहले हम कहेंगे डबल बॉन्ड, क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड, या इसको कहते हैं असंतृप्त, असंतृप्त कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो भी हम वही कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, असंतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन हो गया। कार्बन के पास जब सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, एक एक बॉन्ड हो, तो उसे हम कहते हैं एकल बंध या सिंगल बॉन्ड, या इसका नाम होता है संतृप्त कार्बन। जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त कार्बन। अब ये संतृप्त असंतृप्त क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिख रहा है ये फालतू। देखिए संतृप्त मतलब कह लीजिए एक तरह से आप संतुष्ट है, मतलब अब वो रिएक्ट नहीं करेगा, अब वो कुछ नहीं बनाएगा, सिंगल सिंगल जब बॉन्ड रहेगा आराम से बैठा रहेगा, कोई टेंशन नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं संतृप्त। अब असंतृप्त आपके दिमाग में आ ही गया होगा, असंतृप्त मतलब ऐसा जो अभी भी बैठा है फिराक में, कि कोई मिलेगा खट से खींच लेंगे, कोई मिलेगा खट से खींच लेंगे। अर्थात जब कार्बन संतृप्त होता है तो वो अब क्रिया नहीं करता, अब नया यौगिक नहीं बनाता खुद से, लेकिन असंतृप्त कार्बन अपना ये बॉन्ड तोड़ करके किसी और को भी जोड़ सकता है, ठीक है। संतृप्त कार्बन मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड हो और वो कार्बन जो अपना यौगिक बना चुका हो अब नहीं बनाएगा, और ये इधर वाले बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई संतृप्त कार्बन की, ये बात हो गई असंतृप्त कार्बन की। किसकी, संतृप्त कार्बन और असंतृप्त कार्बन। अच्छा देखिए संतृप्त और असंतृप्त कार्बन पढ़ने के बाद में अब जरा मोटा मोटा ध्यान रखिए, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं
संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं कि नहीं, आप ही बताइए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसको हम लिख सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए अभी हम बता रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं आपको। देखिए कार्बन कार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए इसको बताने का मतलब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से जब यौगिक बनते हैं तो कार्बन चूंकि जलता है, क्या होता है, ये जलता है, मतलब आग, आग में ये जल जाता है, ठीक है। तो जब हाइड्रोकार्बन संतृप्त रहेगा तो ये नीली ज्वाला के साथ जलता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है, और एकदम ये साफ माना जाता है, साफ। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ये पीली ज्वाला के साथ जलता है, पीली, और ये थोड़ा सा क्या माना जाता है, गंदा माना जाता है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। देखिए अगर आप नया नया सिलेंडर भरा के आए 15 लीटर वाला, तो आप देखेंगे उसकी जो ज्वाला होती है नीली होती है, एकदम नीली, क्योंकि जब पूरा गैस भरा हुआ है, एकदम पूरा गैस भरा हुआ है, एकदम प्योर रहता है, उसको आप जलाएंगे एकदम थट से जलेगा, एकदम नीला जलेगा, एकदम नीला। तो जब नीली ज्वाला के साथ जलता है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जब वही गैस थोड़ी बहुत बचती है, जब हम लोग इसे टेढ़ा करके जलाते हैं, थोड़ी बहुत जब बचती है तो वो पीली हो जाती है, पीली ज्वाला के साथ जलती है, तो उसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इस प्रकार आपने ये भी समझ लिया कि कार्बन को हम ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, है ना। अब आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि गैस सिलेंडर में या गैस में या एलपीजी में, किसमें, एलपीजी में, सीएनजी में, बायोगैस में, बायोगैस में किसका इस्तेमाल होता है, हाइड्रोकार्बन का। कौन से हाइड्रोकार्बन का, CH4 का, इसका, तभी तो एकदम बढ़िया नीली ज्वाला के साथ जलता है। अब आप कहेंगे अच्छा तो ये जो एलपीजी है इलास्टोम काहे गंदा हो जाता है, काहे पीला हो जाता है। देखिए मीथेन यानी कि CH4, ध्यान रखे रहिएगा, कार्बन का जो यौगिक है मीथेन, वही से ईंधन के रूप में हम कार्बन को इस्तेमाल करते हैं, जैसे बायोगैस में, सीएनजी में, पेट्रोल में और डीजल वगैरह में, ठीक है, इसमें इस्तेमाल करते हैं। हाँ अब प्रॉब्लम ये है, अगर एकदम प्योर रहेगा तो संतृप्त वाला हिस्सा धीरे धीरे इम्प्योर हो जाता है। जैसे अब सिलेंडर जब खत्म होने लगता है तो नीचे के कचरे हो गए, सिलेंडर के अंदर का गंदगी हो गई, वो सब भी निकल के बाहर आने लगते हैं, तो वो अब प्योर तो रह नहीं गया, तो वो हो चुका है असंतृप्त, इसीलिए वो पीला जलने लगता है, ठीक है। जब नीली ज्वाला के साथ जलेगा तो प्योर है, और जब पीली ज्वाला के साथ जलने लगा तो वो इम्प्योर हो गया। और आपको ये भी मैंने बता दिया कि हाइड्रोकार्बन में मीथेन CH4 जो होता है यह है मीथेन, CH4 के ही डेरिवेटिव्स, देखिए मीथेन नहीं होता, लेकिन मीथेन से ही ईंधन का निर्माण होता है या उसके ही उत्पाद होते हैं ईंधन वगैरह, ठीक है। तो आपने ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझा, साथ ही साथ इसमें ईंधन के बारे में हमने पढ़ लिया। जब आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछता है कि अगर कार्बन का डेरिवेटिव नीली ज्वाला के साथ जल रहा है तो ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन का यौगिक या कार्बन का एसिड, ऐसे पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम समझते हैं कार्बन, कार्बन श्रृंखलन। देखिए ये श्रृंखलन क्या है, श्रृंखलन मतलब होता है सीरीज, ठीक है, या इसको ऐसा कर लीजिए कि एक चैन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है, कैटिनेशन। अब हम आपको देखिए इजी समझाएंगे, टेंशन न लीजिएगा। देखिए कार्बन 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 कार्बन, जब कार्बन
एक बंध द्वारा या दो बंध द्वारा बहुत लंबी चैन में जुड़ जाता है, बहुत लंबी चैन में जुड़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैटिनेशन, या क्या कहते हैं? श्रृंखलन। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। अर्थात कार्बन का स्वयं से जुड़ करके एक बड़ी संरचना दे देना या बड़ा यौगिक बना देना ही क्या कहलाता है? कैटिनेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कैटिनेशन। अब देखिए कार्बन क्या करता है, कार्बन जैसे ऐसे जुड़ा, ठीक है, इधर भी कहीं जुड़ा होगा, ये कार्बन यहां जुड़ गया आकर के, यहां से एक कार्बन और जुड़ गया, यहां से एक कार्बन और जुड़ गया, फिर यहां से कार्बन तो जुड़ता ही है, फिर यहां से एक कार्बन जुड़ गया, अब फिर यहां से एक कार्बन जुड़ गया। ऐसे करते करते ये क्या करता है? यहां से कार्बन जुड़ गया, यहां से जुड़ गया। तो अब देखिए मोटा मोटा ये क्या करता है? एक संरचना बना देता है। लेकिन मान लीजिए यही कार्बन अगर ऐसे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया, ऐसे, देखिए कार्बन कैसे भी जुड़ सकता है। ठीक है, अब उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखिए जुड़ गया, मान लीजिए कार्बन यहां हो गया, यहां ऐसे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया, तो अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे, देखिए अब ये ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया और ये ऐसे जुड़ गया। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिए दो प्रकार की संरचना को देख पा रहे हैं। पहला, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दें, तो आप बताइए किसकी संरचना हो गई? तो आप समझ पा रहे होंगे ये क्या हो गया? हीरा, डायमंड हो गया। और ऐसी संरचना किसकी होती है लंबी सी? ये होती है ग्रेफाइट। तो आपने पढ़ा होगा कि कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं, पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट। अब तीसरा जो है उसको हम समझते हैं। तीसरा यहां क्या होता है? एक कार्बन यहां रहेगा, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, और उसके बाद में एक कार्बन यहां, एक कार्बन। देखिए ऐसी संरचना बनाएंगे पहले ये लोग, फिर इसके बाद में एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसी संरचना बनाएंगे। ठीक है, फिर ऐसी संरचना बना देंगे। ऐसे देखिए ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा संरचना गड़बड़ होगा, टेंशन लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहां एक हो गया, यहां, 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 फिर यहां, यहां, यहां। अब इसको अगर आप पूरा तरह से मिला देंगे, देखिए इसको जैसे ही आप मिलाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ये कैसी संरचना हो गई? फुटबॉल जैसी, फुटबॉल। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फुलरीन, फुलेरीन, क्योंकि इसको बस मिंटर फुलरीन ने खोजा था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फुलरीन। और इसका जो फॉर्मूला होता है C60, 60 कार्बन इसमें जुड़े होते हैं। कितने कार्बन? 60 कार्बन इसमें जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार श्रृंखलन के आधार पे हम देखते हैं कि कार्बन के तीन अपर रूप हैं। अपर रूप मतलब होता है, इसे समझिए का जुड़वा भाई। ठीक है, तीन होते हैं। कार्बन आपस में ही जब जुड़ता है, जो श्रृंखला का निर्माण करता है, उसके आधार पे अगर ऐसे कर दिया त्रिभुज टाइप में तो हीरा हो गया, डायमंड, कार्बन का पहला अपर रूप डायमंड। ऐसे बना दिया तो ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट। और अगर ऐसे बना दिया तो फुटबॉल या सॉकर लाइक स्ट्रक्चर फुलरीन। क्या कहते हैं? फुलरीन। तो कार्बन के तीन अपर रूप हैं। पहला है आपका डायमंड, हीरा, जो कि संसार का सबसे कठोर धातु है, सॉरी अधातु है। सोचिए ये अधातुएं ठोस नहीं होती, लेकिन हीरा ठोस होता है, कारण ये है। ठीक है, उसके बाद में आपका दूसरा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। क्या है? चालक। अधातुएं विद्युत चालन नहीं करती, लेकिन ग्रेफाइट करता है, जो कि अपवाद में है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लास्ट आपका है फ्लोरीन, जिसका फॉर्मूला है C60। पूछता है आपको, तो बस मिंटर फ्लोरीन ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम है फ्लोरीन। कार्बन के तीन अपर रूप है, पहला हीरा है, डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है और तीसरा फ्लोरीन है। ठीक है, कार्बन के अपर रूप क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें लेके चलना है और एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर देना है। देखिए कार्बन के अपर रूप के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब कार्बन के अपर रूप के बारे में चर्चा करने के बाद में संतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बन हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है। अब हम चलते हैं कार्बन के जैसे कुछ यौगिक हैं जो एग्जाम में पूछता है।
कार्बन के यौगिक। देखिए कार्बन का जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, इसका कोई था नहीं है, क्योंकि आप इंटर में पढ़े होंगे कार्बनिक रसायन, ठीक है, पढ़े होंगे ना कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सोचिए इतनी मोटी किताब है, वो पूरा कार्बन ही है। लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉम्पिटिटिव में खूब पूछता है दबा के, उसके लिए जो एनसीईआरटी बुक क्लास 10 की बुक है वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग उतना ही देखेंगे जितना बुक में है। ठीक है, देखिए कार्बन के यौगिक, कार्बन के कुछ यौगिक को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कार्बन का जो पहला यौगिक था, या कह लीजिए ज्ञात कार्बनिक यौगिकों में सबसे पहला जो था उसको बनाया था फ्रेडरिक वोहलर ने। फ्रेडरिक वोहलर, फ्रेडरिक वोहलर ने, और इसका नाम है NH2CONH2। अब इसको कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी लिख देता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा ये नया कहां से आ गया। ये वही एक ही चीज है जिसको कहते हैं यूरिया। क्या कहते हैं? यूरिया। तो लेबोरेटरी में सबसे पहले जो कार्बनिक पदार्थ या जो कार्बनिक यौगिक बनाया गया था वो कौन सा था? यूरिया, जिसको खेत में छींटते हैं खेती उती वगैरह के लिए, तो इसको क्या कहते हैं? यूरिया। जिसको किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोहलर ने। और सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाया जाने वाला क्या था? ये यूरिया था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि कार्बन को हम किसकी तरह प्रयोग करते हैं? ईंधन की तरह। तो उसी में हमारा है इथेनॉल, C2H5OH इसका रासायनिक फॉर्मूला है, याद रख लीजिएगा। इथेनॉल चूंकि ये होता है शराब में, ठीक है, किसमें? शराब। ठीक है, इथेनॉल जो होता है ये होता है अल्कोहल, शराब। आपने फिल्मों में देखा होगा हीरो लोग क्या करते हैं, ऐसे शराब में कपड़ा बांध के जब गुस्साएंगे इसको जला के फेंक देंगे, फैक्ट्री पूरा जला देंगे। ठीक है, तो जो इथेनॉल होता है वो आग जल्दी पकड़ लेता है। ठीक है, यानी कि जो शराब होती है वो आग को जल्दी पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन होता है। लेकिन इथेनॉल को अगर कोई व्यक्ति गटक लेता है, गड़ा गड़ा कोई पी लेता है, तो इथेनॉल देखिए करता क्या है। जैसे मान लीजिए अब कोई व्यक्ति है मान लीजिए, ठीक है, अब देखिए ये व्यक्ति क्या कर रहा है? बड़ा खुश है। क्यों खुश था? अपना जा रहा था दारू लेने, लेकिन रास्ते में दो चार उसको पीट दिए। जब पीट देंगे तो इसका मुंह बन जाएगा। लेकिन जब ये ठेके से शराब पी लेगा ना, जब शराब पी लेगा तो इसका सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इथेनॉल जो है वो नर्वस सिस्टम को डिफेक्ट कर देता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र को ये लूज कर देगा, खत्म कर देगा। तो जब शराबी पी लेगा ना, जब पी लेगा तो ये कहेगा ओ आई एम वेरी फाइन, हमको हुआ क्या है। इसको यहां हाथ में चोट लगा रहेगा, नर्वस सिस्टम संदेश पहुंचाएगा ही नहीं, दिमाग अपना मस्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बादशाह हैं। हम कौन मारा था रे? टाइगर जिंदा है। ठीक है, मैं अभी हूं, कौन मारा था मेरे को? तो इसको उस समय दर्द का कोई आभास नहीं होगा। इसलिए आप देखते होंगे शराबी कहीं बैठ जाता है, नाले में गिरा रहेगा, खेत में लोटा रहेगा, ठीक है, पेड़ पे लटका रहेगा उल्टा, ऐसे चित्ते सोया रहेगा, कपड़ा फटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ब्रेन के पास संदेश ही नहीं जा रहा है। आंखें देखती रहती हैं, आंखें बताती नहीं है ये क्या हो रहा है, नाला है, आगे कूद मत, लेकिन कूद जाता है वो, क्योंकि ब्रेन काम करता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब शराब आप पी लेते हो। ठीक है, तो शराब पीने से क्या होता है? नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा वो डिफेक्ट कर देता है, और ज्यादा पी लेंगे तो और गड़बड़ कर देगा। लेकिन आपने सुना होगा जहरीली शराब से मौत। अरे यही शराब पी के उसको एंजॉय मिल रहा है, तो जहरीली शराब कहां से आ गई? तो जहरीली जो शराब है वो है मीथेनॉल। बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। मीथेनॉल इसका फॉर्मूला है CH3OH। अगर गलती से इसको पी लिया तो टाइगर हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा, अर्थात डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इथेनॉल जो है CH3OH वो शराब है, उसको पी करके आदमी अपने दुख दर्द भुला देता है और कहता है मैं जिंदा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर वहीं आपने मीथेनॉल पी लिया गलती से तो तुरंत डेथ हो जाएगी, क्योंकि मीथेनॉल
यकृत लीवर को इफेक्ट कर देता है और लीवर में जाके मीथेन गैस बना देता है, जो कि वहां के सिस्टम को तबाह कर देगी और व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई इथेनॉल और मिथेनॉल की, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि इथेनॉल जो होता है ये शराब है। इसको जब व्यक्ति पी लेगा तो सारा दुख दर्द भूल जाएगा, बस उसको लगेगा हम ही किंग हैं, बादशाह हैं हम, पीएम मोदी हम हैं, कह देंगे तो नोट बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ये लगने लगता है। वही अगर इसका हम शराबी को अगर ज्यादा पिला देंगे और ज्यादा पिला देंगे तो धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इससे भी इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। तो ये बात हो गई इथेनॉल और मिथेनॉल की, जो कि कार्बनिक यौगिक हैं, और ये कार्बनिक यौगिक जो आपके बॉडी को इफेक्ट डाल सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। देखिए, जब हम कार्बन को जलाएंगे यानी कि जलन, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्ट होगा तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये होता है काला धुआं। क्या होता है, काला धुआं। प्लस हमें यहां क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा और प्रकाश मिलेगा। प्रकाश मतलब होता है लाइट। ठीक है, प्रकाश और लाइट हमको मिल जाएगा। लेकिन अब कभी आपने देखा होगा कि जैसे दिया वगैरह जलाते हैं, अब इसे मान लीजिए अगर ये बोतल है और बोतल में यहां से दिया जल रहा है, और मान लीजिए यहां आपका घर की छत है या पास में ही अलमारी है, तो जब ये धुआं जाएगा, धुआं यही टकरा के पूरा काला कर देता है। क्या कर देता है, काला कर देता है। तो देखिए, जब ईंधन खराब होगा, जैसे अब इसमें पेट्रोल थोड़ी है, इसमें क्या भरा है, इसमें आपका भरा है भैया केरोसिन, तो ये क्या करेगा, यहां पूरा काला कर देगा। तो जब गंदगी रहेगी ईंधन में तो वो काला कर देता है। गैस काला नहीं करता, एलपीजी काला नहीं करता, सीएनजी काला नहीं करता, क्योंकि वो प्योर होते हैं। कभी कभार आप देखे होंगे इस बोतल के नीचे से काला काला जम जाता है, तो वो भी यही है, कार्बन की क्वालिटी ही है काला। जब गंदगी रहेगी तो वो काला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, कार्बन के यौगिक में एक लास्ट रह जाता है आपका जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, साबुन। साबुन एवं अपमार्जक। साबुन या अपमार्जक। ठीक है, अपमार्जक मतलब होता है वही कपड़ा धोने वाला साबुन। ठीक है, और साबुन एक तो भाई आप जानते ही हैं। देखिए, जो साबुन नहाने वाला होता है, नहाने वाला, उसमें कार्बन यौगिक तो रहेगा ही रहेगा, कार्बन यौगिक तो रहेगा, प्लस पोटेशियम होता है। वही अगर अपमार्जक की बात करें, अपमार्जक की, तो इसमें कार्बन यौगिक रहेगा, प्लस क्या रहता है, सोडियम रहता है। ठीक है, क्या रहता है, सोडियम, या इसको हम क्या कहते हैं, Na कहते हैं। क्या कहते हैं, Na। अब ध्यान समझिएगा, देखिए ध्यान समझिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। ये एग्जाम में खूब पूछता है दबा के, ये क्या होता है, तो पूछेगा तो आप वहां से परेशान बिना हुए अपना कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, हम उसको आपको समझाते हैं। देखिए, अब ये क्या बना रहे हैं, पूंछ जैसा, अभी हम आपको समझाते हैं, अभी आप देखते जाइए। देखिए, अब यहां पे आप दो हिस्से देख पा रहे होंगे। जैसे देखिए, जब हम साबुन को घोलते हैं पानी में, तो ऊपर आप देख रहे होंगे सफेद सफेद दिखता रहता है ना, फेन फेन टाइप का। और जैसे कोई अगर जस्ट नहा के निकला हो, उसके बाद उसके बाल्टी के पानी देखेंगे आप, तो उसमें सफेद सफेद कुछ रहता है, वो सफेद सफेद यही रहता है। ठीक है, अब ये है क्या, हम इसको समझाते हैं। देखिए, साबुन का जब हम, या साबुन को जब हम जल में घोलते हैं, तो उस जल में घुलने के बाद उसके दो हिस्से होते हैं। देखिए, यही है दो हिस्सा। अब ये दो हिस्से क्या है, इसमें एक हिस्सा जो है वो है जल रागी। जल रागी मतलब जो जल से प्यार करता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो क्या है, जल विरागी। विरागी मतलब जो जल से प्यार नहीं करता,
जो हाइड्रोकार्बन से प्यार करता है, हाइड्रोकार्बन मतलब वसा हो गया, तेल हो गया, ग्रीस हो गया, जो इन सब से प्यार करता है। और प्यार करने का मतलब क्या है तो आप जानते ही हैं, खींच के पकड़ के लेके भाग जाएगा या उनको वहां से लेके उड़ जाएगा। तो जब हम साबुन घोलते हैं हमें ऐसी रचना दिखाई देती है। इसमें होता क्या है, देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये पानी की तरफ चला जाता है, पानी की तरफ चला जाएगा या पानी से मिल जाएगा। दूसरा जो हिस्सा है वो पानी, अब देखिए ये ब्लैक वाला तो नीचे चला गया और जो दूसरा हिस्सा है वो ऊपर आ जाएगा, पानी वो अंदर नहीं जाएगा। जैसे अब मान लीजिए ये हिस्सा है ये, अब पानी हम जब घोलेंगे तो ये काला वाला जो है नीचे चला जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जल से प्यार करता है तो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहेगा। अब हम इस चीज को समझते हैं कैसे क्या चीजें होती हैं। देखिए अब ये हो गया, इस संरचना को हम कहते हैं मी सेल। क्या कहते हैं? मी सेल। अब देखिए मी सेल, जैसे अगर कपड़े में आपके ग्रीस लग गया या गंदगी लग गई, कैसे इसको धोता है। अब मान लीजिए ये कपड़ा है और कपड़े पे ये मान लीजिए तेल का धब्बा लगा हुआ है। ठीक है, किसका धब्बा लगा हुआ है? तेल का। अब ये मी सेल उड़ते उड़ते यहां आएगा, आएगा देखेगा तेल है, अच्छा जाओ जी। अब देखिए ये मान लीजिए मिसेल का पहला हिस्सा आया, ये आया, क्या है भैया? तेल है, तेल है ना, तो तेल से ये तो प्यार करता नहीं है। देखिए ऐसे समझ लीजिए ये तेल है, ठीक है, ये वाला हिस्सा प्यार करता है, तो ये मिसेल ऐसे घूम जाएगा, ये मिसेल घूम करके इसका ये वाला हिस्सा यहां नीचे आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा आएगा, उसका भी नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा, तीसरा आएगा उसका भी नीचे वाला हिस्सा, चौथा आएगा नीचे वाला हिस्सा, पांचवा नीचे वाला हिस्सा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद जब आप कपड़े को ऐसे थट से ब्रश से मारेंगे या पटकेंगे तो ये खट से उठा ले जाएंगे। उठा ले जाएंगे मतलब क्या? उठा ले जाएंगे मतलब ये देखिए ऐसे करके ये पूरा ये तेल वाला हिस्सा यहां से उठा के लेके चल देंगे और ये आपका हिस्सा एकदम क्लीन हो जाएगा। तो इस प्रकार मिसेल काम करते हैं और कपड़े की गंदगी को आराम से अच्छे से धो देते हैं। क्लियर? तो दोस्तों कार्बन का जो चैप्टर है बहुत लंबा है। हमारा एनसीईआरटी क्लास 10 में जो चैप्टर दिया है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके अनुसार हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।